गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से आपके सुझाव के अनुरूप प्रस्तुत करते रहे। प्रस्तुति में डेटा जो भी लिए गए वो दृक पंचांग से लिए गए, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई और तथ्य तथा कुछ जन्मदिन नाम आदि यह भी गूगल से ली गई। तथ्य कुछ जो किताबों से ली गई है और विभिन्न ग्रंथों से तथा पत्रिकाओं से ली गई जिसको हमने पढ़ा है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं, दैनिक पंचांग की तरफ। और दैनिक पंचांग जो 5 भागों में है उसकी एक सूची देखते हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी के पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप आपके समक्ष अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा भाग इसका नक्षत्र से संबंधित है, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में वे भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज का दिन कैसा होगा आपके नक्षत्र के अनुसार। यह इसे ताराबलम कहते हैं और यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म पत्रिका में राशि के अनुसार यह फल लेते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं राशि के अनुसार। चौथा भाग चौघड़िया जो मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त होता है और इसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में तथा विशेष कार्यों के लिए काफी उपयोगी है, इसलिए इसकी प्रस्तुति अलग से आप साथ ही साथ इसमें की जा रही है जो कि मुहूर्त से संबंधित। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, जिसमें अंक ज्योतिष पर सीखने से संबंधित संक्षिप्त चर्चा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पंचांग के पहले भाग में। इसके पहले कि हम पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलें, संक्षिप्त चर्चा पंचांग के उपयोगिता पर। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अर्थात पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है। तो चलिए इसकी अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ अनुरोध है साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को, अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के आगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं पंचांग के पहले भाग। जय श्री ओम नमो नारायण। आज का दिनांक 14 अगस्त 2025, माह श्रवण पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5120।
आज का सूर्योदय 5:22 पर, सूर्यास्त 6:26 पर, सनराइज एट 5:22 AM, सनसेट एट 6:26 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई। दही का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के पांचों वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि 2:07 खष्टी नंदा, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद सप्तमी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:06 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। योग अपराह्न 1:12 तक शूल, उसके बाद गण। करण अपराह्न 3:15 तक गौ, उसके बाद देर रात्रि 2:07 तक वनिज, और फिर विष्णु। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में चले, लेकिन चलने के पहले भोलेनाथ को स्मरण करते हुए देखें कि भोलेनाथ आज आवास कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जब तक खष्टी है वे पूजन पर है, उसके बाद वे शमशान में है, दोनों अशुभ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त, आज शुभ और अशुभ मुहूर्त की छड़ी लगी हुई है। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:20 अपराह्न तक, अमृतकाल प्रातः 6:50 तक से 8:30 तक, और अमृतकाल का दूसरा भाग देर रात्रि चाहे मध्य रात्रि कहें 0:51 से 2:21 तक। सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 5:22 से 5:23 तक, यानी अहोरात्रि आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 9:06 से 5:23 तक, यानी कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:05 से अपराह्न के ही 2:57 तक। गोधूली विलय संध्या 6:26 से 6:48 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:16। तो ये रहे पंचांग के हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:32 से अपराह्न के ही 3:10 तक। गुलिक काल प्रातः 8:38 से दिन के 10:16 तक। यमगंड प्रातः 5:22 यानी सूर्योदय से 7 बजे तक। वज्र मुहूर्त कल भोर में 3:51 से 5:21 तक, सूर्योदय की थोड़ा देर पहले तक। भद्रा देर रात्रि 2:07 से कल के सूर्योदय तक, उसके पश्चात भी अपराह्न गंडमूल प्रातः 5:22 यानी सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, अहोरात्रि। पंचक आज के सूर्योदय से प्रातः 9:06। पंचक की स्थिति आज की शुभ है, और भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। तो ये रहे हमारे पंचांग के महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। आज चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में भ्रमण करेंगे। वे रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में आएंगे। मंगल देव चंद्रमा के नक्षत्र में, बुध देव शनि के नक्षत्र में, बृहस्पति देव अपने ही नक्षत्र में, और शुक्र देव बृहस्पति के नक्षत्र। इस तरह बृहस्पति और राहु का जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन था वह समाप्त हुआ, और दो ग्रह अपने ही नक्षत्र। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह। बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है, चंद्र की राशि में 2 ग्रह, और बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, और स्व नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह, जो क्रमशः बृहस्पति और शनि। बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। केतु मंगल राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। राशि के अनुसार मंगल और शुक्र के राशि में कोई ग्रह नहीं है। बुध की राशि में 3 ग्रह, चंद्र की राशि में 2 ग्रह, और बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह। शेष ग्रहों की राशियों में कोई एक एक ग्रह।
कि राशि का किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार यह पहले भाग की प्रस्तुति की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। ग्रहों की गोचर तालिका को देखें जो अगस्त माह 2025 का है। सूर्योदय 7 बजे 17 तारीख को, सूर्यदेव 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रदेव 22 तारीख से 25 तारीख तक इस माह में अस्त रहेंगे और शनिदेव इस पूरे माह अस्त रहेंगे, बकरी रहेंगे, बकरी रहेंगे। इनका वक्रत्व 28/11/2025 को समाप्त होगा। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो चंद्र नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह तारा बलन कहते हैं इसे पद्धति को, जो चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा स्थायी रूप से जो नक्षत्र में है वह कैसा फल देंगे, इससे हम निकाल। चंद्रमा जो नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं वह तारा बलन से हॉरिजॉन्टल जो कॉल रो है उसमें दिखाया गया है, और तारा बलन के वर्टिकल कॉलम में चंद्रमा स्थायी रूप से जो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है वह है। यह पद्धति नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और यह चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं इसको तो ये तारा बल होता है, आज के फल निकलते हैं। और नौ तारा चक्र पद्धति से जब हम देखते हैं तो पूरे जीवन भर का रूपरेखा हमारे पास आ जाती है। कौन से ग्रह कौन से ग्रह महादशा अंतर्दशा में शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह असली रूप से वास्तव दिख रहे हैं जो वे है नहीं, क्योंकि स्थिति नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार विपरीत बन रही, वह भी हम जान सकते हैं। जीवन में मिलने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वह घर हो या बाहर, कार्यालय हो या व्यवसाय, सभी जगह जो हमसे व्यक्ति जुड़ते हैं या जिन्हें हम जोड़ते हैं या जिन्हें जो हमें जोड़ते हैं, वे आपस में कितना फलदायी होंगे, यह हम नौ तारा चक्र पद्धति। क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, न ग्रह अपना फल कभी नहीं देते, नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते हैं। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। चलिए नौ तारा चक्र पद्धति पर हम संक्षिप्त पर चर्चा करते हैं। और ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, किंतु कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे या कौन से नक्षत्र किस ग्रह के ये फल देंगे, इसको जानने के लिए ही नौ तारा चक्र पद्धति। इस पद्धति के अनुसार 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र के समूह में बनाकर 3 श्रेणियों में रखें। 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखे गए। पहला से 9वां तक पहले में, 10वां से 18वां तक दूसरे में, और 19वां से 27वां तक तीसरे। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी पहला ग्रह केतुदेव बने, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और 9वां बुध। और पहले ग्रह के साथ यानी केतुदेव के साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र को जोड़ा गया, यानी पहले से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां और तीसरे श्रेणी में से 19वां, यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र के स्वामी केतुदेव बने। इसी प्रकार दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव बने। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र के स्वामी
सूर्य देव बने, और यही क्रम संख्या में चलते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामी बुध देव बने। और यह सूची इस प्रकार है, यह काफी उपयोगी है और आपके लिए संदर्भित करने के लिए इसे सहेज कर रखें, क्योंकि आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसे लोग जो नक्षत्रों से और ग्रहों से जो है जानकारी कम रखते हो, ज्योतिष से प्रारंभिक स्थिति में हो, तो वह जानने के लिए बहुत अच्छा यह आप तरीका है। इसे सहेज कर रखें और आगे कुछ क्षण तक के लिए हमारे साथ नवतारा चक्र पद्धति पर ध्यान दें। अब फलित कैसे करते हैं? तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसको पकड़ते हैं, और उसके जो स्वामी बनते हैं, उस ग्रह, वे जो ग्रह होते हैं वे वहीं से गणना आरंभ होती है, वह पहला ग्रह बनता है। इसी जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में यदि हुआ है तो उसके स्वामी जो बनते हैं मंगल बनते हैं, और गणना यहीं से आरंभ होती है। और इसके बाद छठा ग्रह, छठा जो ये है, पांचवा मंगल बने, जो पहला से गिनती शुरू होती है, दूसरा ग्रह राहु बनते हैं, तीसरा बृहस्पति बनते हैं, चौथा शनिदेव बनते हैं, पांचवा बुध बनते हैं। पुनः बता दें, मृगशिरा चित्रा या शविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए स्वामी मंगल बनेंगे और मंगल से गणना आरंभ होगी। दूसरा ग्रह राहु, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनिदेव, पांचवा बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य और नौवां चंद्र। और यहां से इस तरह से गणना जब आरंभ करते हैं तो पहला जो ग्रह होता है वह मिश्रित फल देता है, ज्यादा पीड़ा, सुख कम। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ग्रह जो होते हैं और नौवां सुख फलदायी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी। तो अब आप बता दें कि यदि हमें यह सूची प्राप्त हो जाए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से ग्रह अशुभकारी हैं, तो क्या उस दशा महादशा का फल हमको पता नहीं चलेगा? और यह जब पता चलेगा तो हम जो शुभ कार्य होगा वो शुभ महादशा के फल ग्रह में अवधि में हम उसका निष्पादन करना चाहेंगे, और अपने आप को अशुभ ग्रह की पीड़ा को या उनके बाधा को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, जो हमें कम पीड़ा देगा। साथ ही साथ जो ग्रह हमारे लिए अशुभकारी हैं वे जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी ही क्यों नहीं, लगन में ही क्यों बैठे बैठे क्यों नहीं, हमारे लिए कुछ न कुछ तो समस्या खड़ी करेंगे। इस तरह से हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। नक्षत्रों से यदि हम जिससे मिलते हैं जीवन भर, वह शुरू होता है घर से, माता पिता से आरंभ होता है। हम माता पिता के लिए कितने कारगर होंगे, मित्र बंधु के लिए कितना होंगे, यानी घर से लेकर समाज तक, कार्यालय से लेकर व्यवसाय तक, सभी मिलने वाले जो जातक हैं वे हमारे लिए कितना फलदायी होंगे और हम उनके लिए कितना फलदायी, चाहे वे बॉस हो या हमारा बिजनेस पार्टनर या हमारे अधीन काम करने वाला कर्मचारी। यदि हम पहले से जान जाते हैं, हम सावधानी रख सकते हैं, धोखाधड़ी कम हो सकती है, पीड़ा हमें कम हो सकती है। यही नवतारा चक्र की पहचान, और यही नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता भी, और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति पर मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब पर,
उसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली, जन्म कुंडली डाली है। और यह सभी को मालूम है, हर चीज के जीवा पर है, इतिहास के पन्नों पर भी नहीं, पढ़ी नहीं, हर के जीवा पर, मानसिक पटल पर है कि भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान के आपसी संबंध क्या थे, कितने एक दूसरे के फलदायी थे। और यह प्रमाणित होता है नवतारा चक्र पद्धति के आधार पर, इसकी सटीकता हुई प्रमाणित ना। तो चलिए, नवतारा चक्र पद्धति पर आप जो हमारा वीडियो है जरूर देखिए, विस्तृत जानकारी के लिए ज्ञानवर्धक होगा। और आपसे आग्रह है इसे साझा भी करें अपने मित्रों, परिजनों से, व्यक्तियों के संग, ताकि वे भी नवतारा चक्र पद्धति से अवगत हो सके, वो ज्ञानवर्धन कर सके, चर्चा करें उनसे, और नवतारा चक्र पद्धति को जानकर अपने जीवन में कौन सी अशुभ स्थिति है, शुभ परिस्थिति होने वाली है, उसका आकलन कर। तो चलिए, आज अब यहाँ पर विराम देते हैं, और अब चर्चा पर विराम देते हैं। अब आपको ले चलते हैं चंद्रमा आज नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज प्रातः 9:06 तक रेवती नक्षत्र में है, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में जाता है। और यदि हम धरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जो शुक्र के नक्षत्र में है, यदि देखें तो रेवती नक्षत्र में जब तक चंद्रमा है वह मित्र है, यानी 8वां नक्षत्र बनते हैं, 8वां ग्रह बनते हैं। और उसके बाद 9वें ग्रह में चंद्रमा जाते हैं इनके, जो दोनों शुभकारी। यही यदि हम पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए यदि देखते हैं, तो जब तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में, उनके लिए विपद का कारक, और उसके बाद क्षेम जो शुभकारी। इस तरह से हम फलित देखते हैं। अब जब भी अशुभ स्थिति बनता है तो वह दिन हमारे लिए, वह अवधि हमारे लिए शुभकारी नहीं। तो यह सलाह दिया जाता है कि अशुभ स्थितियों में कोई भी शुभ कार्य जो आरंभ किए जा रहे हैं उसको टालें, शुभ अवधि का इंतजार करें, और उसमें वह कार्य का निष्पादन करें, शुभ कार्य हो। साथ ही साथ ये हम बताना भूल गए कि ग्रहों के जो फल वह पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां में अशुभ होंगे, पीड़ादायक होंगे, उसकी मात्रा क्या हो। तो जैसे जैसे ग्रहों की संख्या बढ़ेगी, क्रम संख्या, यानी पहला में थोड़ा कम, तीसरा में उससे ज्यादा, पांचवा में उससे ज्यादा, और सातवां में सबसे ज्यादा असह्य पीड़ा जिसको बोलते। इसलिए जब भी जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में आपके तारे हों इस अवधि के, कृपया शुभ कार्य को टालें, जोखिम नहीं लें। जोखिम लेने से कोई फायदा हमें नजर नहीं आता, बल्कि जो पीड़ा और असुरता जो होगी वह आपके लिए फिर पीड़ा बन करके आएगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि बिना कुछ सोचे उसको टालें। फिर भी सुझाव आया था कि उपाय बताएं। उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन यह, इसकी प्रमाणिकता अभी तक हमारे पास किसी ग्रंथ से नहीं मिली। चलिए उपाय पर चर्चा करते हैं, जो कि अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। यदि तारा जगने पर होता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो उस मुहूर्त को त्यागे, फिर भी मजबूरी है तो तिल से स्वर्ग का दान। पुनः बता दें, जोखिम न लें, इस उपाय का प्रयोग न करें। इन्हीं शब्दों के साथ
अब हम ले चलते हैं आपको चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा, इसे चंद्र बलम कहते हैं। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन प्रातः 9:06 पर है, जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में है, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, तब फल क्या होगा यह आपके समझ। तो जब तक मेष राशि में, जब तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए उत्तमता के संकेत हैं। वहीं जब चंद्रमा मेष राशि में आते हैं, तब मेष राशि के जातक मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए उत्तमता के। शेष राशि पर सावधान रहें, इस देव का ध्यान धरें, रिस्क न जोखिम नहीं है। गाड़ी चलाने में, कार्यालय कार्यस्थल पर आदि आदि थोड़ा सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, प्रस्तुति में। और चौथा भाग है चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त बताता है, यह ज्योतिष मुहूर्त से संबंधित है। शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और शुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वह शुभ कार्य कोई भी पूजा से संबंधित हो, नया कार्य का आरंभ से संबंधित हो, या दैनिक कार्यों से संबंधित। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, अतएव हमने चौघड़िया की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति यूट्यूब पर रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। आप उसे संदर्भित करें, आप उसे जरूर देखें, यह आपके लिए ज्ञानवर्धक और काफी उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया, तो उसे कम से कम चौघड़िया देखने की सलाह जरूर देखना चाहिए। चलिए संक्षिप्त चर्चा चौघड़िया की उपयोगिता पर। चौघड़िया पर कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसके साथ ही चौघड़िया का नामकरण होकर आरंभिक चौघड़िया जो हुआ करता है दिन का और रात का, वही अंतिम चौघड़िया होता है। और दिन का आरंभिक चौघड़िया साप्ताहिक दिन के अनुसार। तो सभी चौघड़िया का जो संबंध है वो साप्ताहिक दिनों से हुआ, और हर साप्ताहिक दिन के एक स्वामी ग्रह होते हैं, यानी चौघड़िया का संबंध उन ग्रहों से। और फिर हर ग्रह कोई न कोई विशेष प्रयोजन, विशेष कार्य के लिए अधिकृत है, उपयोगी हुआ करते। तो इस प्रकार हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य और विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करते। इसके अतिरिक्त हर चौघड़िया दैनिक कार्यों के लिए भी उपयोगी। जब भी हम चौघड़िया देखें तो दिन का चौघड़िया जो होता हुआ करता है वह राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। तो ऐसी स्थिति में जो भी जब भी चौघड़िया कोई अशुभता से अभिव्याप्त हो, तो उसे त्याग करना चाहिए, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अन्यथा शुभ कार्य में का फल तो शुभ होना दूर की बात, अशुभता कारण की बन जाती है। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। चलिए इसके साथ ही हम आज का चौघड़िया आपके समक्ष उस पर चर्चा करते हैं, आपके समक्ष। आज का चौघड़िया चूंकि दिन गुरुवार है, इसलिए शुभ चौघड़िया से आज दिन आरंभ हो रहा है और शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त। रात्रि का चौघड़िया अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और अमृत चौघड़िया से समाप्त। किंतु दिन के चौघड़िया में 1:32 अपराह्न से जितने भी चौघड़िया हैं सभी अशुभता से अधिव्याप्त है। अमृत चौघड़िया राहु काल से, काल चौघड़िया काल बेला से और शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौघड़िया 11:32
54 मिनट रात्रि से 1:16 तक अब होने वाले लाभ चौघड़िया काल रात्रि, इन 4 चौघड़िया का परित्याग कर हम शुभ कार्य अन्य चौघड़िया का उपयोग कर सकते। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। 5वें भाग में आपको लेकर चलते हैं जो अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष पर हम पूर्व में चर्चा करते रहे हैं कि अंक ज्योतिष एक अंक पर काम करता है। अंक ज्योतिष की हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा होती है, क्योंकि यह हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं जो जन्म तिथि होते हैं, जिसमें जन्म तिथि माह और वर्ष हुआ करता है, और इससे कुछ अंक भी हम निकाल। पहला 1 से 9 तक अंक हुआ। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुई। और एक शून्य को हम गणना में कभी नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 5 अंक, अगर 1 से 9 अंक देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्य का अंक होता है, संतुलित को संतुलित करता है उस अपने से पहले आने वाले अंकों को भी और बाद में आने वाले। और ये सभी अंक के स्वामी एक ग्रह बनते हैं, और साथ में साथ उन्हें विशेष नाम से भी पुकारा जाता है जो किसी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। इनके कार्य, इनकी ऊर्जा इनके ग्रह के अनुसार हुआ करते हैं। कोई अंक हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम उस अंक के ऊर्जा को हमारे शरीर में कम हुआ करते, उसकी कमी कहीं न कहीं कमी खलती है। उसी तरह से कोई अगर अधिक अंक संख्या अंक हमारे जीवन में या जन्म कुंडली में 1 से 2 बार से ज्यादा अगर प्रयुक्त हुए हैं तो वे अधिक की मात्रा में आते हैं, और वैसी स्थिति में वह ऊर्जा हमारे लिए फिर नुकसान करती है। तो ये रहे हमारे अंकों के साम्राज्य की कहानी, अंकों के उद्देश्य, अंक की उपयोगिता की। जन्म पत्रिका में हमारे अंक में जब भी जो भी अंक होते हैं, तो जब हम जन्म तिथि को जोड़कर एक अंक बनाते हैं तो हमें जो अंक मिलता है उसे मूलांक कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं। यहाँ बताते चले कि एकल अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करता है, इसलिए 1 से ज्यादा अंक जब भी जहां मिलेंगे उसको हम जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करें। तो जन्म तिथि से निकलने वाले मूलांक होते हैं, ये ड्राइवर होता है। और जन्म तिथि माह और वर्ष तीनों को जोड़ते हैं तो भाग्यांक निकलता है, वह उसे कंडक्टर भी कहते हैं। और वर्ष को जोड़कर, के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर 11 से पुरुषों के लिए घटाते हैं, महिला में के अंक संदर्भ में 4 उसको जोड़ते हैं, तो हमें एंजल नंबर मिलता है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशेष अंक हुआ करता है। ये रहा अंकों की से अंकों को निकाल। अब हमारे पास जो होते हैं ये सभी अंक जिसने जो हमने बताया, जन्म तिथि माह वर्ष तथा उससे निकलने वाले प्राइम नंबर, मूलांक और भाग्यांक तथा एंजल नंबर, ये सभी स्थिर होते हुआ करते हैं, स्टैटिक हुआ करते हैं। अब हमारे, और ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, और हमने जो अंक को क्रिएट करते हैं, की रचना हम करते हैं, या अंक जो हम बनाते हैं वे हमारे लिए डायनेमिक होते हैं, चर होते हैं। वो उसकी उपयोगिता चर में आती है। और सबसे पहला अंक जो हमारी कृति में आता है वह है नाम। नाम शब्द में होते हैं, अक्षर होंगे तो वहां से अंक कैसा आया तो आपको बता दें, हर अक्षर का अंकीय मूल्य हुआ करता है। और जब हम अंक को उसके अक्षरों के में उसके नाम में प्रयुक्त हुए, या जो भी शब्द हमें मिले उसमें प्रयुक्त हुए अंक अक्षरों को उसके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तब हमें और जोड़ते हैं, फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो नामांक। और वे जो अक्षरीय उनके मूल्य हैं अंकों, उन अक्षरों का अंकीय जो मूल्य है वो आपके समझ प्रस्तुत। और एक उदाहरण के तौर पर सुनिधि का नाम लिया है। सुनिधि का नाम में आप देखें कि नाम से हम कैसे अंक निकालते हैं। हर अंक का जो अक्षर का अंकीय मूल्य हुआ उस वक्त लिख लिए,
और फिर उसको जोड़ कर लिए और फिर एकल अंक में परिवर्तित कर लिए। तो सुनिधि का जो नामांक होता है वो 7। इसी तरह से हम अंकों को की तुलना कर अंकों को निकालकर उससे आकलन करते हैं। मूलांक और भाग्यांक में जब भी आपस में तालमेल नहीं होता तो नामांक का हम सहारा लेते हैं, क्योंकि यह ज्यादा प्रयोग होता है, उपयोग होता है इसका, और उपयोग होकर हमें अधिक ऊर्जा देता है। नाम जब भी हम निर्धारित करें तो ये सुनिश्चित करें कि मूलांक भाग्यांक का नाम का पहला अक्षर और पूरा नाम का योग कहीं भी शत्रु नहीं। तो शत्रु को जानने के लिए हर अंक का आपके पास, आपके समक्ष शत्रु अंक प्रस्तुत है। और शत्रु अंक में भी आप देखें कि हर मूलांक और भाग्यांक वाले लोगों को, जिनका एक मूलांक है उदाहरण स्वरूप या एक भाग्यांक, उनका नाम का पहला अक्षर एफ या पी से आरंभ नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि वो 8वां अंक का अंक 8वां अंक का वो अक्षर ये होगा। यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए और यही अंक ज्योतिष की उपयोगिता यहीं से आरंभ, ताकि जातक को जीवन में कष्ट कम हो, बाधा कम। तो चलिए यही प्रस्तुति के साथ हम आपको ले चलते हैं आज का दिन कैसा है। आज का दिन 14/8/2025 बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 5 अंक इसमें आ रहे हैं और 5-4 का संबंध भी बन रहा है। मूलांक 5 बन रहे हैं, 4 भाग्यांक बन रहे हैं। और 4 भाग्यांक वाले के साथ आप देखें 3 अच्छे नहीं हो, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। केवल 6 मूलांक वाले और 7 मूलांक वाले के साथ, 5, 6 और 7 मूलांक वाले के साथ थोड़ा मित्रता का संबंध है। वहीं 1 मूलांक वाले या 5 मूलांक वाले के साथ तटस्थता का संबंध है। शेष मूलांक वालों से शत्रुता है। यानी जिनका तिथि जन्म 1/10/1928 को हुआ है, मूलांक 1 बनता है। 5/14/23 को हुआ है किसी भी माह का, मूलांक 5 बनता है। 6/15/24 तारीख को किसी का माह का किसी भी माह में जन्म हुआ है और 7/16/25 में जन्म हुआ है, जिसका मूलांक क्रमशः 6 और 7 बनते हैं, उनके लिए दिन अच्छे के साथ। 23 मूलांक वाले जातक जो मूलांक वाले जातक 2, 4, 2, 3, 4, 8 और 9, ये सभी समस्या कारक हो सकते हैं जातक के लिए। क्योंकि 4 अंक, खुद 4 अंक अपने अंक को भी के साथ अति शत्रुता रखता है। इसलिए ऐसे जातक जिनका जन्म मूलांक या भाग्यांक मूलांक 2, 3, सॉरी मूलांक जिनका 2, 3, 4, 8, 9 है, वे थोड़ा सावधान रहें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, और जो भी कार्य करें थोड़ा उसमें सावधानी रहें। वाहन चलाते समय सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। साझा करें प्रस्तुति को, सभी से आग्रह है, नए और पुराने सब्सक्राइबर्स से, कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि हर जो प्रस्तुति का हर पन्ना है वह उनके जीवन में उपयोगी साबित हो, वे उसे उसका उपयोग कर अपने जीवन में शुभता ला सके। यही मेरी कामना है, यही हमारा उद्देश्य है इस प्रस्तुति। तो चलिए अब हम विराम लेते हैं। पुनः बताते चलें कि प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक पहुंची। तो बृहस्पति आज के दिन के स्वामी हरि विष्णु का बृहस्पति देव सिर को नमन करते हुए आपसे विदा लेते हैं, उनकी कृपा पर बरसती रहे। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय बृहस्पति।